नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग सेकेंड पेपर की 5th यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें ये हमारा तीसरा पार्ट है। और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि CCE, जिसमें हम देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, उद्देश्य, प्रक्रिया और लास्ट में लाभ और सीमाओं को। पूरा टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब अधिगमकर्ता का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर, यानी कि CCE। अब हमारा कोई भी टॉपिक हो, भूमिका हम ऐसे ही बहुत इजी लैंग्वेज में बनाते हैं कि शिक्षा एक निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ता यानी कि विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। अगर परिणाम सार्थक आते हैं तो मान लिया जाता है कि शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, सही तरीके से चल रही है, नहीं तो हमें संशोधन करना पड़ता है। पहले मूल्यांकन में केवल शैक्षिक गतिविधियों का ही मूल्यांकन किया जाता था, परंतु 2009 से भारत सरकार द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां, जो बच्चा शैक्षिक गतिविधियों के अलावा विद्यालय में रहकर जो भी गतिविधि करता है वो होती हैं सह शैक्षिक गतिविधियां, जैसे खेल संबंधी गतिविधि, संगीत संबंधी, ठीक है, तो ये आती हैं सह शैक्षिक गतिविधियों में। तो पहले मूल्यांकन में केवल शैक्षिक गतिविधियों का ही मूल्यांकन किया जाता था, परंतु 2009 से भारत सरकार द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। सिंपल समझें हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सतत और व्यापक, ठीक है। सतत को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी कि बच्चा के पहले दिन से आखिरी दिन तक का मूल्यांकन होता है लगातार कॉन्टिन्यूअस रूप से। और व्यापक का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि इस मूल्यांकन में व्यक्तित्व के हर पहलू का, ठीक है, सांवेगिक, सामाजिक, व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के हर एस्पेक्ट का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। वो सांवेगिक रूप से कैसा है, सामाजिक रूप से कैसा है, बौद्धिक रूप से कैसा है, संवेगात्मक रूप से कैसा है, ठीक है, मानसिक रूप से कैसा है। तो सतत का मतलब है फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे, यानी कि बच्चे के पहले दिन से अंतिम दिन तक स्कूल में वो जब तक रहता है, हर घंटे हर मिनट का मूल्यांकन होता है। व्यापक का मतलब है व्यक्तित्व के हर पहलू का मूल्यांकन होता है, ठीक है। अब इसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है, ये विद्यार्थी का विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। उसका सामाजिक विकास कैसा है, शारीरिक विकास कैसा है, बौद्धिक विकास कैसा है, तो विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शैक्षिक क्रियाओं के साथ साथ सह शैक्षिक क्रियाओं का भी मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। सिंपली तो मूल्यांकन में केवल शैक्षिक गतिविधियों का ही मूल्यांकन होता है, लेकिन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है और व्यापक भी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि इसमें शैक्षिक क्रियाओं के साथ साथ सह शैक्षिक क्रियाओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। अंक दिए जाते हैं सह शैक्षिक क्रियाओं में, खेल संबंधी, संगीत संबंधी क्रियाओं में अंक दिए जाते हैं। इसमें ये मूल्यांकन केवल वर्ष या सत्र के अंत ना होकर छोटे छोटे परीक्षणों द्वारा पूरे वर्ष सतत रूप से चलता रहता है। इसीलिए तो सतत मूल्यांकन है, पूरे वर्ष चलता रहता है। इसमें छोटे छोटे जो है एग्जाम होते रहते हैं, लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन था वो केवल वर्ष के अंत में, सत्र के अंत में होता था। तो ये मूल्यांकन उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा होता है जो शैक्षिक उपलब्धियों में अच्छे नहीं होते, परंतु अन्य क्षेत्रों जैसे कि खेल, संगीत, आर्ट आदि में अच्छे होते हैं, ठीक है। उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा होता है जो शैक्षिक उपलब्धियों में तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन खेल संबंधी गतिविधियां, संगीत संबंधी गतिविधियां, आर्ट संबंधी गतिविधियों में अच्छे हैं, क्योंकि इसमें भी उनको अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें नवाचार, सार्वजनिक भाषण आदि अनुभव कौशलों से वास्तविक योग्यता का समग्र मूल्यांकन किया जाता है, व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, उसकी बच्चे की वास्तविक योग्यता को आकलित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, एम्स ऑफ CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल देना, ठीक है। नेक्स्ट है, परीक्षा में रटने की प्रगति को कम करना। बच्चे को जो रट के सिखाया जाता है वो ज्ञान स्थायी नहीं होता है, तो CCE का एक उद्देश्य है परीक्षा में जो रटंत प्रणाली है उसको
कम करना, छात्र की वास्तविक योग्यताओं का मूल्यांकन करना, ठीक है, उसकी वास्तविक योग्यता को पहचानना, चाहे वो उसकी किसी भी क्षेत्र में योग्यता हो, खेल में योग्यता हो, संगीत में योग्यता हो, कोई भी योग्यता हो, वास्तविक योग्यताओं का मूल्यांकन करना, वास्तविक योग्यताओं को पहुंचाना एक सीसीई का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन के महत्व को कम करना। जो योगात्मक मूल्यांकन है उसमें क्या होता है, किसी छात्र का वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे दोष भी हैं कि सपोज बच्चा पूरी साल तो अच्छा रहा, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम वो बीमार हो गया, तो ये जो है योगात्मक मूल्यांकन का एक दोष है। और जो सीसीई है वो योगात्मक मूल्यांकन के महत्व को कम करता है, समेटिव असेसमेंट के महत्व को कम करता है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता के बोधात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, ठीक है, कोई भी कौशल हो उसके हर कौशल में के विकास में सहायता करता है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सीसीई, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपका बीएड परसेप्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो टेट सीटेट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं टीचर में, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, सीसीई की प्रक्रिया, कैसे सीसीई क्रियान्वित होता है। सीसीई को जो शैक्षिक सत्र होता है 10 माह का होता है, उसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला सत्र 5 माह का, दूसरा सत्र 5 माह का। पहले सत्र में जो मूल्यांकन होता है वो 50% अंक पहले सत्र में दिए जाते हैं और दूसरे सत्र में भी 50% अंक दिए जाते हैं। पहले सत्र की शुरुआत अप्रैल से सितंबर तक होती है और दूसरे सत्र की शुरुआत जो है, दूसरा सत्र अक्टूबर से मार्च तक चलता है, ठीक है। अभी आपको ये जो डायग्राम है इसको थ्योरी में भी ये डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन इस डायग्राम के थ्रू आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले सत्र में 3 एग्जाम होते हैं, ठीक है, FA1, FA2 और SA1। FA का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, और SA का मतलब है समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन, ठीक है। सिंपली आकलन या मूल्यांकन से हमारा एक ही मतलब होता है, चाहे हम आकलन कहें, चाहे हम मूल्यांकन कहें, चाहे इवेल्युएशन कहें, चाहे असेसमेंट कहें। तो FA का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट और AC का मतलब है समेटिव असेसमेंट। तो पहले सत्र में FA1 और FA2 होता है, जिनका मार्जिन, जिनका अंक होता है 10% और 10%। दूसरे सत्र में FA3 और FA4, ठीक है। पहले सत्र में FA1, FA2 के बाद एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, जिसका जो अंक प्रतिशत होता है वो होता है 30%। इसी तरह दूसरे सत्र में भी 2 योगात्मक मूल्यांकन होते हैं, FA3 और FA4। इसके बाद तीसरा होता है SA2 योगात्मक मूल्यांकन, जिसका अंक प्रतिशत होता है 30%, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकनों का जो अंक प्रतिशत है वो 10% है और जो योगात्मक मूल्यांकन का अंक प्रतिशत है वो 30% है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे सत्र में जो रचनात्मक मूल्यांकन है उनका कुल योग होता है 40%, 10, 10, 10 और 10, FA1, FA2, FA3 और FA4, यानी कि कुल रचनात्मक मूल्यांकन का अंक प्रतिशत होता है 40% और कुल योगात्मक मूल्यांकन का अंक प्रतिशत होता है 60%, ठीक है। अब इसी बात को आपको थ्योरी में जो है समझ सकते हैं कि सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पहला है सीसीई के लिए शैक्षिक वर्ष 2 सत्रों में बांटा गया है, ठीक है, 50% और 50%। पहला सत्र अप्रैल से सितंबर यानी कि 5 माह तक का होता है, जिसमें 2 रचनात्मक आकलन FA1 और FA2 दोनों का जो अंक प्रतिशत होता है वो 10% और एक योगात्मक मूल्यांकन होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, जिसका अंक प्रतिशत 30% है। कुल योग यानी कि पहले सत्र का 50% होता है। इसी तरह दूसरा सत्र अक्टूबर से मार्च तक होता है, 5 माह का होता है। इसमें भी 2 रचनात्मक आकलन, ठीक है, 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, FA3 और FA4। इनसे आपका किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुल रचनात्मक आकलनों का योग कितना होता है सीसीई में, ठीक है, तो 40%। ऐसे आपको सारी डिटेल समझनी है। तो दूसरा सत्र अक्टूबर से मार्च तक होता है, इसमें भी 2 रचनात्मक आकलन FA3 और FA4 और एक योगात्मक मूल्यांकन होता है, समेटिव असेसमेंट 2, ठीक है, जिसका मार्जिन होता है 30%, यानी कि दूसरे सत्र में भी कुल योग होता है 50%। रचनात्मक आकलन का कुल योग 40% होता है, ठीक है, हम समझ चुके हैं FA1, FA2, FA3 और FA4, और ये विद्यालय आधारित होते हैं तथा योगात्मक मूल्यांकन का
कुल योग 60% होता है, A से 1 और A से 2 30%, 30%। इसलिए योगात्मक मूल्यांकन का कुल योग 60% होता है और इसके लिए प्रश्न पत्र बोर्ड उपलब्ध कराता है और मूल्यांकन भी बोर्ड ही करता है। ठीक है, आपने इस बात को थ्योरी में भी समझ ली, डायग्राम में भी आपने समझ ली कि जो सीसीई में एक शैक्षिक सत्र 10 माह का होता है उसको हम 2 सत्रों में बांटते हैं। पहला सत्र भी 5 माह का, दूसरा सत्र भी 5 माह का। पहले सत्र का जो अंक प्रतिशत होता है वो 50% होता है, दूसरे सत्र का भी अंक प्रतिशत 50% होता है। पहला सत्र अप्रैल से सितंबर, दूसरा सत्र अक्टूबर से मार्च। पहले सत्र में 2 रचनात्मक आकलन होते हैं, FA1 और FA2, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, दोनों का मार्जिन 10% होता है। इसी तरह दूसरे सत्र में भी 2 रचनात्मक आकलन होते हैं, FA3 और FA4, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, इनका भी अंक प्रतिशत 10% होता है। यानी कि कुल रचनात्मक आकलनों का योग होता है 40%, 1 2 3 4, ठीक है, 10 चाकू 40। इसी तरह कुल योगात्मक आकलनों का अंक प्रतिशत होता है 60%, 30% और 30%। तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, जो कि इम्पोर्टेंट है, समझना जरूरी है। अब सीसीई में बच्चे को ग्रेड दी जाती हैं, तो ग्रेडिंग के कुछ मानक हैं, निर्धारित हैं कि कितने अंक पर बच्चे को कितनी ग्रेड दी जाएगी। अगर बच्चे के 91, ठीक है, 91 से 100 तक मार्क्स आते हैं तो उसको A1 ग्रेड दी जाएगी, या इसको हम A+* भी लिखते हैं, देखा होगा आपने किसी बुक में। ठीक है, 81 से 90 तक मार्क्स आते हैं तो उसकी ग्रेड होती है A2 या A1 ठीक है, जो A1 ग्रेड है वो A+* और A2 जो है उसको A1। इसके बाद 71 से 80 तक मार्क्स आते हैं तो उसको B1, 61 से 70 तक हैं तो उसको B2, 51 से 60 तक हैं तो उसको C1, 41 से 50 तक हैं तो उसको C2। इसी तरह 33 से 40 हैं तो D, और 21 से 32 हैं तो उसको E1, और 20 या 20 के नीचे है तो उसको E2 ग्रेड दी जाती है। सीसीई में बच्चे को अंक नहीं दिए जाते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंक नहीं दिए जाते हैं, ग्रेड दी जाती हैं, जो कि इसका एक गुण भी है, दोष भी है। अब आपको ये देखना है कि इसको हम गुणों में कैसे लिखेंगे और दोषों में कैसे लिखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ, ठीक है, यानी कि अब हम देख रहे हैं इसका मूल्यांकन, जिसमें हम लाभ भी देखेंगे और सीमाएं यानी कि हानियां भी देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सबसे पहला लाभ है, इसके द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का सार्थक मूल्यांकन किया जाता है। जो उसकी वास्तविक योग्यता है उसको आंका जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये रटंत प्रणाली की अवहेलना करता है, यानी कि अच्छी बात है, क्योंकि जो रट के बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वो उसको भूल जाता है, वो बेकार होता है, वो स्थायी नहीं होता है। बच्चे को ज्ञान उसकी इंद्रियों के आधार पर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, करके सिखाया जाए। नेक्स्ट है, इसमें पूरे शैक्षिक सत्र में छोटे छोटे परीक्षण होते रहते हैं, जिससे योगात्मक मूल्यांकन का भार कम हो जाता है। योगात्मक मूल्यांकन में सत्र के अंत में एग्जाम होता है तो बच्चे पर एक प्रेशर बना रहता है, भार हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, पूरे सत्र में छोटे छोटे परीक्षण होते रहते हैं, यानी कि धीरे धीरे आराम से जो है उसको तनाव नहीं होता है। अब इसी बात को हम दोषों में कैसे देखें, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अगला गुण है, ठीक है, ये चौथा होगा यहाँ पर। इसमें अंकों की जगह ग्रेड दिए जाने से सर्वोच्च अंक पाने की गला काट प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिलती है। जो सर्वोच्च अंक पाने की प्रतिस्पर्धा होती है उससे छुटकारा मिलता है इसमें, क्योंकि ग्रेड दिए जाते हैं। जैसे बच्चे की ग्रेड A1 आई, उसके मार्क्स 91 से 100 तक होंगे, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है कि उसके 92 होंगे या 93 होंगे या 94 होंगे। यानी कि जो है सर्वोच्च अंक पाने की प्रतिस्पर्धा से इसमें छुटकारा मिलता है। इसमें परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से छुटकारा मिलता है, ठीक है, कॉमन सी बात है। इसको चाहे हम गुणों में देख लें और दोषों में भी कैसे देखेंगे कि इसमें परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग हो जाता है, जो कि सभी में हो सकता है। इसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ सीसीई, सीमाएं क्या हैं। तो पहली सीमा है, इसमें अंकों के स्थान पर ग्रेड देने से सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होते। जब हमने गुणों में बात की कि इसमें ग्रेड दिए जाते हैं, अच्छी बात है। जो प्रतिस्पर्धा वाली प्रतियोगिता, जो प्रतिस्पर्धा है बच्चों में सर्वोच्च अंक पाने की, वो इसमें खत्म होती है। लेकिन दोषों में हम क्या कहते हैं कि इसमें अंकों के स्थान पर ग्रेड देने में सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होते। हम सार्थक रूप से नहीं बता सकते कि बच्चे के कितने अंक हैं, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं कि A1 ग्रेड है तो 91 से 100 तक उसके अंक होंगे, ठीक है। दूसरा दोष है
सतत मूल्यांकन होने से अधिगमकर्ता हमेशा तनाव में बने रहते हैं। ठीक है, इसी बात को हमने 200 में देखी कि हमेशा मूल्यांकन होते रहते हैं तो उस पर जो योगात्मक मूल्यांकन का भार है वो कम हो जाता है। लेकिन 200 में हम क्या कहते हैं कि सतत मूल्यांकन हमेशा एग्जाम होते रहते हैं तो बच्चा हमेशा तनाव में बना रहता है। योगात्मक मूल्यांकन का कम से कम एक गुण ये तो है कि जो है सत्र के अंत में ही उसको टेंशन लेनी पड़ती है। लेकिन 200 में हम एक इसमें क्या लिख रहे हैं कि सतत मूल्यांकन होने से अधिगमकर्ता हमेशा तनाव में बने रहते, पूरे वर्ष तनाव में बने रहते। ठीक है, उसी बात को हम गुण में बोल रहे हैं, उसी बात को दोष में बोल रहे हैं। आपको कैसे लिखना है ये आप समझ लें। अगला दोष है इसमें शिक्षण कम और परीक्षण ज़्यादा होते हैं। जो आलोचक हैं वो मानते हैं कि इसमें वर्ष पर्यंत एग्जाम चलते रहते हैं, यानी कि शिक्षण कम होता है, पढ़ाई कम होती है, परीक्षण ज़्यादा, टेस्ट ज़्यादा होते रहते हैं। बल्कि पढ़ाई ज़रूरी है, टेस्ट भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। जब आप पढ़ाओगे ही नहीं तो आप टेस्ट किस बात का लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है, जो कि कॉमन सा पॉइंट है। चाहे आप गुणों में लिख सकते हैं, चाहे 200 में लिख सकते हैं कि पक्षपात नहीं होता है, गुणों में लिख देंगे। और 200 में क्या लिख देंगे कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। किसी भी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो ये आपका सीसी यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इन रिटन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सेकेंड पेपर पर जितने भी वीडियो बनी हैं उन सब की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बीएड सेकेंड ईयर की भी आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।